लेकिन उस वक्त चांद बाबा को भी इस बात का एहसास नहीं था कि जिस लड़के को छुड़वाने के लिए वो इतनी कोशिशें कर रहा है, वही लड़का आगे जाकर उसके लिए रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। ऐसा मैं आपसे किस वजह से कह रहा हूं, ये आपको जल्द ही इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसके बाद जल्द ही पुलिस के पास सीधा लखनऊ से उस वक्त के एक बहुत बड़े नेता का फोन आता है और पुलिस को कहा जाता है कि वो लड़का आज शाम से पहले पहले रिहा हो जाना चाहिए। अब पुलिस को भी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अतीक को छोड़ना पड़ता है, जिसके चलते कुछ ही घंटों बाद अतीक वापस से लोगों को सड़कों पर दिखाई देने लगता है। लेकिन उस दिन उसे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि अगर हमेशा के लिए बचना है तो सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर ही अपनी जगह बनानी होगी, और उसकी यही सोच उसे राजनीति की तरफ ले जाती है। इसके बाद साल 1989 का चुनाव आता है। चांद बाबा को तो टिकट मिल जाता है लेकिन अतीक को नहीं मिलता है, और यही वो मोड़ था जिसने पूरी कहानी बदल दी। अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, और जब ये बात चांद बाबा तक पहुंची तो उसने इसे अपनी तौहीन समझा। अतीक की इस हरकत की वजह से चांद बाबा को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उसने अतीक को खत्म करने का ही फैसला कर लिया। लेकिन शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका ही शिष्य अब उससे एक कदम आगे निकल चुका है। एक दिन एक ढाबे पर दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों की गैंग के बीच जमकर फायरिंग होती है, लेकिन उस गोलीबारी में चांद बाबा खुद को बचा नहीं पाता है। उस रात अतीक की गोलियों ने अपने ही गुरु का अंत कर दिया था, और इसी के साथ उसने इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में अपनी बादशाहत की नींव रख दी थी, क्योंकि चांद बाबा से ऊपर इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में और कोई माफिया नहीं था। और अब उसी चांद बाबा को मौत के घाट उतारकर अतीक अहमद ने उस बादशाहत का ताज अपने सिर पर पहन लिया था, और यहीं से इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी, जहां अब एक नया नाम सबसे ऊपर था, अतीक अहमद। जिस शख्स को कभी लोग एक छोटे मोटे गुंडे के रूप में जानते थे, वही अब पूरे शहर का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। और इस बार उसके सामने ना ही तो कोई गुरु था, ना ही कोई उसे रोकने वाला था। इस घटना के बाद चांद बाबा की गैंग के बचे खुचे लोग या तो अतीक की गैंग के लोगों के हाथों मारे जा चुके थे, या फिर अतीक की ही गैंग में शामिल हो गए थे। और इस तरह से कुछ ही हफ्तों के अंदर अतीक ने चांद बाबा के पूरे नेटवर्क पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन अतीक सिर्फ इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड का राजा बनकर खुश नहीं था, बल्कि उसे अब उस सत्ता की भी जरूरत थी जो उसे कानूनी सुरक्षा दे सके। और यही वजह थी कि उसने राजनीति में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करनी शुरू कर दी। 1989 का चुनाव जीतने के बाद अतीक अहमद सिर्फ एक माफिया नहीं रहा था, बल्कि अब वो माननीय बन चुका था। और यही वो मोड़ था जिसने उसके पूरे खेल को बदल दिया था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ बंदूक नहीं थी बल्कि सत्ता का भी संरक्षण था। और उसके इसी रसूख की वजह से उसके नाम से शराब के ठेके मिलने लगे, सरकारी कामों में उसकी दखल बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उसने इलाहाबाद के हर उस सेक्टर में अपनी पकड़ बना ली जहां से पैसा निकल सकता था। चाहे फिर वो जमीन का मामला हो, रेलवे स्क्रैप हो, या फिर छोटे बड़े व्यापार हो। हालात ऐसे हो गए थे कि कोई भी ठेकेदार बिना उसकी मर्जी के टेंडर भरने की हिम्मत तक नहीं करता था, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसका अंजाम क्या होगा ये पूरे शहर को पता था। इसके बाद साल 1990 का दशक अतीक के लिए उसका गोल्डन पीरियड था, एक ऐसा समय जब उसका नाम सत्ता और डर दोनों का पर्याय बन चुका था। उसके पास 100 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी फौज थी जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। शहर में अगर कोई जमीन खाली होती थी तो वो ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रहती थी, क्योंकि कुछ ही समय में उस पर अतीक का कब्जा हो जाता था, और जो इस चीज का विरोध करता वो या तो गायब हो जाता या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। साथ ही पुलिस और प्रशासन के भी कई लोग उसके प्रभाव में थे, और यही वजह थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी दौरान साल 1995 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया, और वो कांड था गेस्ट हाउस कांड। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार थी, लेकिन जब यह गठबंधन टूटने की कगार पर था तो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जो हुआ उसने लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया था। अतीक अहमद भी उस भीड़ का हिस्सा था जिसने गेस्ट हाउस पर हमला किया था। भीड़ की आड़ में उसके गुंडों के द्वारा दरवाजे तोड़े गए, धमकियां दी गई, और हालात इतने बिगड़ गए कि अगर कुछ पुलिस अधिकारी बीच में ना आते
तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती थी।